स्वागत है। आज हम इंसान के बर्ताव के पीछे छिपे राज खोलने की कोशिश करेंगे। हमारे पास है रॉबर्ट ग्रीन की मशहूर किताब द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर का हिंदी सारांश। और ये स्रोत मतलब हमें एक तरह का नक्शा सा देते हैं जिससे हम समझ सकें कि लोग जो करते हैं वो आखिर क्यों करते हैं। तो आज का मिशन सीधा है, इस सारांश से जो मुख्य आइडियाज़ हैं उनको पकड़ना और उन्हें आसान बनाना। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे अपने और दूसरों के व्यवहार के पीछे वो कौन सी गहरी मनोवैज्ञानिक धाराएं हैं जो बह रही हैं। अगर हम ये समझ गए ना तो शायद अपने रिश्ते बेहतर निभा पाएं और जिंदगी की जो चुनौतियां हैं उनका सामना भी ज़्यादा समझदारी से कर पाएंगे। स्रोत में वैसे तो कुल 18 नियम बताए गए हैं, पर आज हम कुछ सबसे अहम और जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं उन पर ध्यान देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे बुनियादी नियम जिस पर स्रोत ध्यान दिलाता है वो है अतार्किकता का, मतलब इर्रेशनली। किताब का तर्क ये है कि हम भले ही खुद को कितना भी लॉजिकल समझें, हमारे ज्यादातर फैसले असल में भावनाओं के बहाव में लिए जाते हैं। चाहे वो अचानक आया गुस्सा हो या किसी के लिए जलन हो या किसी चीज का मोह। जैसे ऑफिस मीटिंग का ही उदाहरण ले लीजिए। किसी ने हमारे विचार का मजाक उड़ाया और पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? गुस्सा, बचाव, है ना? पर स्रोत कहता है कि जो इंसान इस पहली भावनात्मक लहर को काबू करके शांति और तर्क से जवाब देता है वो ज्यादा शक्तिशाली नजर आता है और अपनी बात भी बेहतर ढंग से रख पाता है। हाँ, ये बात बहुत दिलचस्प है क्योंकि ये सिर्फ बाहरी इमेज बनाने के बारे में नहीं है। इसका गहरा मतलब ये है कि अपनी भावनाओं को पहचानना और उन्हें कंट्रोल करना असल में बेहतर निर्णय लेने की कुंजी है। अगर हम ये समझ जाएं कि कब और कैसे हमारी भावनाएं हमें किसी खास दिशा में धकेल रही हैं, तो हम एक कदम पीछे हटकर सोच सकते हैं कि भाई क्या ये वाकई सही रास्ता है। ये जो सेल्फ अवेयरनेस है ना, ये हमें जल्दबाजी के फैसलों से बचा सकती है। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि भावनाओं को दबाना नहीं है बल्कि उन्हें समझना है और उन्हें सही दिशा देनी है। बिल्कुल। और भावनाओं की बात चलिए तो एक और शक्तिशाली चीज है जो हमें चलाती है, वो है हमारा अहम या ईगो। यहीं पर अगला नियम आता है आत्ममुग्धता का, यानी नार्सिसिज्म। स्रोत कहता है कि गहरे स्तर पर हर इंसान चाहता है कि उसे महत्वपूर्ण महसूस कराया जाए, उसकी तारीफ हो। ये एक तरह की बुनियादी मानवीय जरूरत है। इसी वजह से हर किसी में थोड़ी बहुत आत्म केंद्रित सोच होती ही है, कोई कम कोई ज्यादा। हाँ, और ये समझना जरूरी है कि ये जो आत्ममुग्धता है ये एक स्पेक्ट्रम पर है। एक तरफ रोजमर्रा की सामान्य सेल्फ सेंटर्ड सोच है और दूसरी तरफ वो गहरी क्लिनिकल नार्सिसिज्म। लेकिन स्रोत का इशारा इस सामान्य मानवीय प्रवृत्ति की तरफ है। उनका तर्क है कि अगर हम लोगों के इस अहम के प्रति थोड़े संवेदनशील रहें तो हम ज्यादा प्रभावी ढंग से बात कर सकते हैं। जैसे स्रोत में वो बॉस वाला उदाहरण है। अगर आपको उनके किसी बात से असहमति है तो सीधे आप गलत हैं कहने से क्या होगा? उनका अहम आहत होगा और फिर वो शायद आपकी बात सुनने को तैयार ही ना हो। सही कहा। स्रोत तो ये सुझाता है कि अपनी बात इस तरह से रखें कि उन्हें लगे कि आइडिया उन्हीं का था या कम से कम उनकी किसी पुराने विचार से मिलता जुलता है। अब यहाँ एक सवाल उठता है, क्या ये लोगों के अहम को सहलाना ये एक तरह की चापलूसी या हेरफेर नहीं है? कुछ सुनने वाले शायद ऐसा सोचें। ये एक बहुत वाजिब सवाल है, बिल्कुल। और स्रोत इस बारीक रेखा को पहचानता भी है। मुद्दा चापलूसी या बेईमानी का नहीं है बल्कि समझदारी और रणनीति का है। देखिए, अगर आपका इरादा नेक है और आप किसी अच्छे लक्ष्य के लिए सहयोग चाहते हैं तो दूसरे व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक जरूरतों को समझना और उसके अनुसार अपनी बात रखना वो ज्यादा कारगर हो सकता है। इसे आप इमोशनल इंटेलिजेंस का एक हिस्सा मान सकती हैं, लोगों को प्रेरित करने का एक तरीका, न कि उन्हें धोखा देने का। ये समझने की बात है कि लोग किस बात से प्रेरित होते हैं और जानकारी को कैसे स्वीकार करते हैं। ठीक है, ये बात समझ आई। तो हमने देखा कि भावनाएं और अहम हमारे व्यवहार को कैसे चलाते हैं, लेकिन इंसान सिर्फ अंदरूनी ताकतों से ही नहीं चलता, वो दुनिया के सामने एक चेहरा भी तो पेश करता है ना? यहीं पर अगला नियम आता है भूमिका निभाना, रोल प्लेइंग। स्रोत का कहना है कि लोग अक्सर समाज में एक मुखौटा पहनकर घूमते हैं। वो दुनिया को वो चेहरा दिखाते हैं जो उन्हें लगता है कि दिखाया जाना चाहिए या जो उनके लिए फायदेमंद है। बाहर से कोई बहुत मिलनसार या मददगार लग सकता है, पर जरूरी नहीं कि अंदर से भी वो वैसा ही हो। किया गया है कोई नया दोस्त जो शुरुआत में हद से ज्यादा ध्यान रखने वाला और मददगार लगता है, अभी उनका असली स्वभाव भी हो सकता है, बिल्कुल। लेकिन ये एक भूमिका भी हो सकती है जो वो किसी खास मकसद से निभा रहे हों। स्रोत हमें आगाह करता है कि लोगों के शब्दों या बाहरी दिखावे पर तुरंत यकीन न करें।
असली परख उनके लगातार किए गए कामों से होती है। क्या उनके काम उनके शब्दों से मेल खाते हैं? क्या उनका व्यवहार समय के साथ स्थिर रहता है? यहीं पर परखने की क्षमता विकसित करने की जरूरत है। और ये परखने वाली बात ये सीधे तौर पर एक और नियम से जुड़ती है, बाध्यकारी व्यवहार, कंपल्सिव बिहेवियर। ये नियम कहता है कि इंसान का असली चरित्र या स्वभाव उसके बार बार दोहराए जाने वाले व्यवहार के पैटर्न में छिपा होता है। लोग अपनी आदतें और व्यवहार के तरीके दोहराते हैं, खासकर दबाव या तनाव की स्थिति में। ग्रीन का तर्क है कि किसी के भविष्य के व्यवहार का अंदाजा लगाने का सबसे अच्छा तरीका है उसके पिछले व्यवहार को देखना। बिल्कुल, जैसे स्योत में वो उदाहरण है कि अगर कोई दोस्त आपसे बार बार पैसे उधार लेता है और कभी समय पर नहीं लौटाता, तो ये उसका एक पैटर्न बन गया है ना? सिर्फ उसके वादों पर यकीन करने के बजाय उसके पिछले व्यवहार का पैटर्न हमें ज्यादा सच्चाई बताता है। संभावना यही है कि वो भविष्य में भी वैसा ही करेगा। ये नियम हमें सिखाता है कि लोगों के चरित्र का आकलन उनके शब्दों से नहीं, बल्कि उनके लगातार किए जाने वाले कामों के आधार पर करना चाहिए। और ये सिर्फ दोस्तों पर ही नहीं, बल्कि पेशेवर रिश्तों या किसी भी स्थिति में लागू होता है जहां हमें किसी पर भरोसा करना होता है। अच्छा, तो हमने देखा कि लोग मुखौटे पहनते हैं और उनके असली स्वभाव को उनके पैटर्न से समझा जा सकता है, लेकिन कुछ और गहरी भावनाएं हैं जो अक्सर इन मुखौटों के पीछे छिपी होती हैं और हमारे रिश्तों को खराब कर सकती हैं। इनमें से एक है ईर्ष्या, एनवी। स्रोत इसे सबसे खतरनाक और गुप्त भावनाओं में से एक मानता है। लोग अक्सर सामने तो दोस्ती दिखाते हैं, तारीफ करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आपकी सफलता या खुशी से जलते हैं। और ये ईर्ष्या इसलिए इतनी खतरनाक है क्योंकि ये छिपी रहती है। ये अक्सर दोस्ती या चिंता के भेष में जाहिर होती है। कोई आपकी नई सफलता पर बधाई तो देगा, लेकिन साथ ही उसमें कोई छोटा सा नुक्स निकाल देगा या आपकी खुशी को कम करने की कोशिश करेगा। स्रोत हमें इन सूक्ष्म संकेतों को पहचानने की सलाह देता है। ईर्ष्या अक्सर तुलना करने की आदत से पैदा होती है। इसे काबू करने का एक तरीका है कृतज्ञता का अभ्यास करना और दूसरों की सफलता से प्रेरणा लेना, न कि उनसे जलना। और ईर्ष्या से जुड़ी हुई एक और प्रवृत्ति है अहंकार, ग्रैंडियोसिटी। स्रोत बताता है कि जब इंसान को थोड़ी सी सफलता मिलती है तो कभी कभी वो वास्तविकता से दूर होने लगता है। उसे लगने लगता है कि वो सब कुछ कर सकता है, कि वो कभी गलत हो ही नहीं सकता। और ये अहंकार उसे गलत फैसले लेने पर मजबूर करता है और अंततः उसकी बर्बादी का कारण बन सकता है। हाँ, इतिहास और आजकल की दुनिया ऐसे उदाहरणों से भरी पड़ी है। सेलिब्रिटीज, नेता या बिजनेस लीडर्स जो सफलता के शिखर पर पहुंचकर अहंकार के शिकार हो गए और फिर उनका पतन हुआ। अहंकार असल में हमें सीखने और सुधार करने से रोकता है। अगर हमें लगता है कि हम सब जानते हैं, तो हम नई जानकारी या फीडबैक के प्रति बंद हो जाते हैं। स्रोत का सुझाव है कि सफलता के पलों में भी विनम्रता बनाए रखना और अपनी सीमाओं को याद रखना बहुत जरूरी है। ये दोनों ईर्ष्या और अहंकार असल में आत्म विनाशकारी प्रवृत्तियां हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। यहाँ एक और मानवीय प्रवृत्ति ध्यान देने लायक है जो अक्सर इन भावनाओं के साथ मिलकर काम करती है, अदूरदर्शिता यानी शॉर्ट साइटेडनेस। स्रोत कहता है कि इंसान अक्सर तात्कालिक लाभ या खुशी के पीछे भागता है और अपने फैसलों के दूरगामी परिणामों के बारे में नहीं सोचता। जैसे जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में कोई गलत स्कीम में निवेश कर देना या सेहत को नजरअंदाज करके थोड़े समय के मजे के लिए मतलब पार्टियों में डूबे रहना। ये अदूरदर्शिता अक्सर हमारी अतार्किक भावनाओं से जुड़ी हुई है। किसी चीज को तुरंत पाने की इच्छा यानी लालसा या दूसरों से आगे निकलने की होड़ यानी ईर्ष्या हमें ऐसे फैसले लेने पर मजबूर कर सकती है जो लंबे समय में हमारे लिए नुकसानदेह हो। स्रोत हमें हमेशा बड़ी तस्वीर देखने और दीर्घकालिक सोचने की सलाह देता है। कोई भी फैसला लेने से पहले ये सोचना आज से 1 साल बाद, 5 साल बाद इसका क्या असर होगा, क्या ये मेरे लंबे समय के लक्ष्यों के साथ मेल खाता है। ये सोच हमें कई गलतियों से बचा सकती है। तो हमने अतार्किकता, आत्ममुग्धता, भूमिका निभाने, बाध्यकारी व्यवहार, ईर्ष्या, अहंकार और अदूरदर्शिता जैसे कुछ अहम नियमों को देखा। सारांश में और भी नियम हैं, जैसे दमन, रिप्रेशन, जहां हम अपनी नकारात्मक भावनाओं या इच्छाओं को दबाते हैं और वो बाद में किसी और रूप में बाहर निकलती हैं, या लक्ष्यहीनता, एमलेसनेस, जब जीवन में कोई स्पष्ट दिशा या उद्देश्य नहीं होता तो इंसान आसानी से भटक जाता है या दूसरों के प्रभाव में आ जाता है। और ये सारे नियम आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं, जैसे दबी हुई भावनाएं, रिप्रेशन, अचानक गुस्से या अतार्किक व्यवहार इरैशनैलिटी का कारण बन सकती है। लक्ष्यहीनता हमें दूसरों की चीजों के प्रति ज्यादा लालची, कविटसनेस एक और नियम है।
या ईर्ष्यालु एनवी बना सकती है। अहंकार ग्रैंडियोसिटी हमें अदूरदर्शी शॉर्ट साइटेडनेस बना सकता है। ये समझना जरूरी है कि मानव स्वभाव एक जटिल जाल है और ये नियम हमें उस जाल के कुछ धागों को समझने में मदद करते हैं। और फिर एक अंतिम नियम है जो शायद सबसे गहरा है, नश्वरता, मोर्टैलिटी। ये हमें याद दिलाता है कि हमारा जीवन सीमित है, हमारी सांसें गिनी हुई हैं। ये विचार डरावना लग सकता है, लेकिन स्रोत इसे एक शक्तिशाली प्रेरक शक्ति के रूप में देखता है। बिल्कुल। जब हमें ये एहसास होता है कि हमारा समय सीमित है, तो ये हमें टाल मटोल छोड़कर उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित कर सकता है जो वास्तव में मायने रखती हैं। ये हमें लक्ष्यहीनता से निकालकर एक स्पष्ट उद्देश्य खोजने में मदद कर सकता है। नश्वरता का डर हमें पंगु बनाने के बजाय हमें जीवन को पूरी तरह से जीने, जोखिम उठाने और सार्थक काम करने की ऊर्जा दे सकता है। ये हमें छोटी मोटी बातों और झगड़ों से ऊपर उठकर बड़ी तस्वीर देखने में भी मदद करता है। तो इस सारी बातचीत का निचोड़ क्या है? रॉबर्ट ग्रीन के सारांश से निकले ये विचार हमें दिखाते हैं कि मानव स्वभाव को समझना ही शायद असली शक्ति है। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि अवलोकन, विश्लेषण और थोड़ी आत्म जागरूकता का खेल है। अगर हम लोगों के व्यवहार के पीछे की प्रेरणाओं को, उनकी भावनाओं, उनके डर, उनके अहंकार, उनके पैटर्न को पढ़ना सीख जाएं, तो हम अपने रिश्तों में, अपने काम में और अपनी जिंदगी के हर पहलू में ज्यादा समझदारी और प्रभावी ढंग से आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, और ये समझ हमें सिर्फ ज्यादा प्रभावी ही नहीं बनाती, बल्कि शायद थोड़ी ज्यादा सहानुभूतिपूर्ण भी बना सकती है। जब हम समझते हैं कि कोई व्यक्ति अतार्किक व्यवहार क्यों कर रहा है, शायद किसी दबी हुई भावना के कारण, या रक्षात्मक क्यों हो रहा है, शायद उसके अहम को ठेस पहुंची है, या ईर्ष्या क्यों महसूस कर रहा है, शायद अपनी किसी कमी के कारण, तो हम गुस्से या निराशा से प्रतिक्रिया देने के बजाय ज्यादा बुद्धिमानी और करुणा से पेश आ सकते हैं। ये सिर्फ विश्लेषण का उपकरण नहीं, बल्कि बेहतर मानवीय संबंध बनाने का भी एक जरिया बन सकता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही आपने। अपनी कमजोरियों को समझना और दूसरों के स्वभाव की जटिलताओं को पहचानना हमें बेहतर इंसान बनने में मदद करता है। और जाते जाते सोचने के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं जो नश्वरता के नियम से जुड़ता है। अगर हम इस बात को सच में दिल में उतार लें कि हमारा और हमारे आसपास के लोगों का समय यहाँ सीमित है, तो आज हम अपने किसी करीबी या सहकर्मी के व्यवहार की कौन सी एक ऐसी बात को, जिसे हम शायद अब तक नकारात्मक मानते आए हैं, एक अलग, ज्यादा समझदारी भरी नज़र से देखने की कोशिश करेंगे। ये सोच शायद हमारे रिश्तों में एक नया आयाम जोड़ दे।